हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नोडल एनालिसिस में मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलतियां करने पे मजबूर करती हैं। चलिए उनको देखते हैं। पहली गलती जो बच्चे से होती है वो होती है जंक्शन बनाने में। ध्यान रखिए, एक जंक्शन की डेफिनेशन है कि जहाँ कम से कम 3 ब्रांचेज लगती हों। 3 ब्रांचेज। 3 ब्रांचेज का क्या मतलब होता है? ब्रांच हम उसको कहते हैं जहाँ कोई भी एक एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। एलिमेंट से मतलब है जैसे कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, कोई सोर्स हो सकता है, इन सबको हम एलिमेंट कहते हैं। तो जहाँ पर भी 3 अलग अलग रास्तों से 3 अलग अलग ब्रांचेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जुड़ जाएं, उसको एक जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग इस सर्किट में अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि ये एक जंक्शन है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है एक साइड से, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है एक साइड से, और एक 10 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस तीसरी साइड से आ रहा है। तो ये जंक्शन नंबर 1 बिल्कुल होगा। उसके बाद आप कहेंगे कि ये भी एक जंक्शन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि 1 ओम, 6 ओम और 5 एम्पियर, ये 3 अलग अलग ब्रांचेज 2 पे जुड़ी हुई हैं। तीसरा जंक्शन आप देखेंगे तो आप लोग एक कॉमन हैबिट बनाए हुए रहते हैं कि नीचे तो कभी कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और वो एलिमेंट हमेशा वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम चारों पॉइंट को मिला के एक कॉमन जंक्शन बना लेते हैं, ये सोचते हुए कि ऊपर से आने वाले सारे के सारे एलिमेंट एक ही पॉइंट पर आकर जुड़ गए हैं। लेकिन आप कंडीशन सर्किट की देखना भूल जाते हैं। अब आप ध्यान से सर्किट में देखिए कि नीचे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगने से क्या फ़र्क पड़ा सर्किट में? सर्किट में 5 ओम लगाने से फ़र्क ये पड़ा कि पहले जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को सेम मान के चल रहे थे। क्यों सेम मान रहे थे? क्योंकि इन दोनों के बीच में 5 ओम नहीं होता था, सिंपल एक लाइन होती थी। तो सिंपल एक लाइन होने का मतलब क्या है? सिंपल एक लाइन होने का मतलब ये है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब 2 जंक्शन अलग अलग होंगे तो हमेशा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि वहाँ 10 वोल्ट लगा है और 1 ओम लगा है। 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पर 2 ओम लगा है और दूसरी तरफ 10 वोल्ट और 1 ओम लगा है। 2 और 4 इन दोनों के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर 6 ओम लगा है और 5 एम्पियर लगा है। लेकिन इस 5 ओम की वजह से 3 और 4 भी अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, इसलिए ये दोनों सेम पॉइंट नहीं हो सकते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है जंक्शन बनाते हुए। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अगर मैं यहाँ से ये 5 ओम को हटा के इसको स्ट्रेट लाइन कर दूँ इस तरह से, तो अब 3 और 4 के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर है, साथ साथ ये भी एक ही पोटेंशियल पर है। तो ये 3 और 4 अलग अलग पॉइंट ना होकर के सिर्फ एक जंक्शन नंबर 3 को कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मिस्टेक का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। दूसरा जो एक मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है किसी भी सर्किट में। मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट में करंट सोर्स लगा है और करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगा है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते हुए आप एक करंट को एज्यूम करते हो, यहाँ पर मान लीजिए I1 करंट, और I1 की वैल्यू आप लिख देते हो। अगर ये जंक्शन VA है और ये जंक्शन VB है तो I1 को आप लिख देते हो VA माइनस VB/2। आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पर लगा है एक 5 एम्पियर करंट सोर्स, और 5 एम्पियर एक करंट है, I1 भी एक करंट है। तो जब दोनों करंट एक साथ एक ही ब्रांच में फ्लो कर सकते हैं तो वो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आई कैन सिंपली गेट इट फ्रॉम हियर कि I1 का वैल्यू है -5 एम्पियर। मुझे इस 2 ओम से कोई मतलब नहीं है, उस 2 ओम का वहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं है लगाने का, बिकॉज इन सीरीज द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द ब्रांच एंड सेम 5 एम्पियर विल पास फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट इन द गिवन डायरेक्शन। ये एक दूसरी चीज़ है जो सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पर होती है। तीसरी कॉमन मिस्टेक भी यहीं पर आपको नज़र आएगी, वो है ड्यू टू दिस 10 वोल्ट सोर्स। ये 10 वोल्ट सोर्स आप देख रहे हैं, ये 10 वोल्ट सोर्स क्यों अलग है? ये 10 वोल्ट सोर्स इसलिए अलग है क्योंकि ये 2 जंक्शन के बीच में लगा हुआ है। ये दोनों अलग अलग जंक्शन है। इस पर्टिकुलर केस में टोटल 3 जंक्शन होंगे, A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट। B पॉइंट नीचे कॉमन पॉइंट है क्योंकि नीचे किसी भी तरह से कोई टर्मिनल पे एलिमेंट नहीं है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस बन सके, इसलिए वहाँ पर एक ही जंक्शन अवेलेबल है। तो A और C ये 2 अननोन जंक्शंस हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पहले करंट को एज्यूम करेंगे। करंट को हमने एज्यूम किया, मान लीजिए हमने I1 करंट को माना, उसके बाद I2 करंट को मान लिया, उसके बाद I3 करंट को मान लिया। और जब आप I1, I2, I3 को तीनों को जंक्शन नंबर ए पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 के लिए आप लिखेंगे -5 एम्पियर क्योंकि वो इनकमिंग है। I2 के लिए आप लिखेंगे VA माइनस VB बाई 3 और I3 के लिए आप लिख देंगे गलती से VA माइनस VC बाय 1 या VA माइनस VC सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ये गलती कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जबकि किसी भी तरह से आपको 10 वोल्ट के साथ कोई भी एक रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम टैकल करेंगे इसको? इसको हम टैकल सिंपल सी एक भाषा में कर सकते हैं कि आपको ए और सी जंक्शन के बीच में एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा के दिया है, जिसमें ए जंक्शन प्लस साइड है और सी जंक्शन माइनस साइड है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो VA है और जो VC है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 के बराबर है। यहाँ से मुझे क्या मिलता है? हमेशा एक इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन वोल्टेज की इक्वेशन है, जो A और C जंक्शन के बीच का वोल्टेज है 10 वोल्ट। प्लस जिस तरफ होगा वो हायर पोटेंशियल पे, माइनस जिस तरफ होगा वो लोअर पोटेंशियल पे, मुझे मिलेगा VA माइनस VC इक्वल्स टू 10। इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके बाद मैं इन दोनों जंक्शन को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाऊँगा जिसको कहते हैं सुपर नोड का इक्वेशन। ठीक है, सुपर नोड का इक्वेशन कैसे बनाना है ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जहां हम लोग नोडल एनालिसिस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे सुपर नोड का इक्वेशन क्रिएट किया जा सकता है। आप आसानी से इस जंक्शन को सॉल्व करने के लिए सुपर नोड का इक्वेशन बना के इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग यहाँ पर कमिट करते हैं। तीसरा एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक जो मैं यूजुअली देख रहा हूँ वो है कि जब स्टूडेंट्स करंट को एज्यूम करते हैं तो वो वहाँ पर कुछ ऐसे अनजाने में वो कुछ ऐसे डायरेक्शंस मान लेते हैं जिस वजह से उनकी गलतियाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? आप लोग यहाँ एक जंक्शन मानेंगे, यहाँ एक जंक्शन मानेंगे और यहाँ पर एक कॉमन जंक्शन है जो कि विदाउट पोटेंशियल है, जंक्शन नंबर 3, और इसको कर देंगे ग्राउंड। उसके बाद आप करंट को मानना शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकमिंग करंट मान लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आउटगोइंग मान लेंगे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इनकमिंग या आउटगोइंग कुछ भी मान लेंगे, यहाँ ये मान लेंगे। इस तरह से आप करेंगे। तो अगर ये जंक्शन नंबर 1 है तो जंक्शन नंबर 1 पे आप इक्वेशन लिखने वाले हैं, लेट अस से दिस इज I1, I2, I3, I4। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन I1 करंट मेरा इनकमिंग है तो आप लिखेंगे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल, ये हो गया हमारा, क्योंकि इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग होता है। ये एक जनरल तरीका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का करने का। फिर जब आप I2, I3 और I1 की वैल्यू निकालेंगे तो सभी लोग I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू लिखेंगे। I2 इक्वल्स टू है V1 माइनस 0/6। I3 का वैल्यू है V1 माइनस V2/3 अगर ये 2 जंक्शन है, और I4 का वैल्यू है -1। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख रही है। तो यहाँ पर एक तो गलती आप लोग 1 एम्पियर वाले में कर सकते हैं। यहाँ पर आप +1 एम्पियर लिख सकते हैं क्योंकि I4 आउटगोइंग है तो आप I4 की जगह +1 लिख देंगे, जबकि I4 और 1 एम्पियर दोनों अपोजिट हैं तो I4 की वैल्यू -1 एम्पियर होनी चाहिए। दूसरी गलती होने वाली है I1 की तरफ से। I1 की तरफ से गलती होने का कारण ये है कि आपने उसको माना है इनकमिंग करंट, और इनकमिंग मान तो लिया आपने लेकिन आप उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग करिए कि मान लेते हैं कि I1 का वैल्यू है V1 माइनस 18/6। अब V1 माइनस 18/6 लिखने का पर्पज़ ये है कि हमने ये माना है कि करंट की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ को ही जा रही थी, जिसका नाम है V1 माइनस 18/6। ठीक है, जब मैं फर्स्ट जंक्शन पे इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे मिलेगा -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि I1 की वैल्यू V1 माइनस 18/6 है तो मेरे को यहाँ लिखना होगा -V1 माइनस 18/6 प्लस जो भी हमारी सारी वैल्यूज़ हैं। अब ये V1 माइनस 18/6 के बाहर माइनस लगा है, इसका मतलब है कि ये 18 माइनस V1/6 है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट की जो डायरेक्शन हमने अभी मानी हुई है इनकमिंग, वो इस तरफ जा रही है जंक्शन नंबर 3 से लेके जंक्शन नंबर 1 की तरफ। तो जंक्शन 3 हायर पोटेंशियल पर था जिसकी वैल्यू 0 है। 0 माइनस ऑफ -18 माइनस ऑफ V1/6 दैट विल बिकम 18 माइनस V1/6। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में लिखने वाले हैं जिसमें आपने लिखा है उसको
I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती से इस 18 माइनस V1/6 को इस I1 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, मैंने ये इक्वेशन लिखी है जंक्शन नंबर 1 की, जिस इक्वेशन में I1 इनकमिंग कंसिडर कर लिया गया है विद दिस नेगेटिव साइन। I1 की वैल्यू है V1 माइनस 18/6, जो मुझे बता रही है कि आउटगोइंग करंट है I1, तो मैंने उसकी माइनस साइन लगा के उसकी वैल्यू को लिख लिया। अब मैंने उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले गया, तो जब मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगा तो इन दिस इक्वेशन द I1 विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस 18/6 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, ये इक्वेशन होनी चाहिए, ना कि ये वाली, क्योंकि ये वाली इक्वेशन, ये वाला जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ I1 का वैल्यू है, ये I1 का वैल्यू नहीं है। और जब आपने I1 को लेफ्ट साइड में ले गए हैं तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू होना चाहिए था V1 माइनस 18/6। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में मैंने मिस्टेक देखा है, और स्पेशली हर उस स्टूडेंट की कॉपी में जो इस तरह का साइन कन्वेंशन मानते हुए ये इक्वेशन लिख के I1 का वैल्यू लिखता है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हाउ वी कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से कैसे दूर रह सकते हैं। इसका सबसे आसान सा सिंपल सा तरीका है कि आप करंट को इनकमिंग माने ही ना। सबसे आसान तरीका है कि मैंने देखा जंक्शन नंबर 1 मेरा अननोन जंक्शन है, मुझे उस पर 4 ब्रांचेज मिल रही हैं, तो मैं सीधे सीधे चारों करंट्स को आउटगोइंग मान लूँ। अपने आप मेरी वो जो होने वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और मैं ऑटोमेटिकली चारों करंट्स को पॉजिटिव मानते हुए I1 की वैल्यू को लिखूंगा V1 माइनस 18/6, तो वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स जो नोडल एनालिसिस में मुझे टेक केयर करनी है, ताकि मैं वहाँ से श्योरली 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग नोडल को प्रिपेयर करें। बहुत सारे क्वेश्चन चैनल पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, उनको देखिए। पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन हम लोग चैनल पे डाल रहे हैं, उनसे आप लोग हेल्प लीजिए और अपने मार्क्स को जितना ज़्यादा हो सकता है बढ़ाइए, क्योंकि टारगेट सिर्फ 21 नंबर का नहीं है, टारगेट कम से कम 35, 40, 50 मार्क्स का होना चाहिए, बिकॉज वी कैन इंक्रीज द मार्क्स, वी कैन गेट द गुड परसेंटेज इन फर्स्ट सेमेस्टर, सो दैट हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।